हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर 5 है इलेक्ट्रिक करंट 12th फिजिक्स का, उसमें हमारा आज का टॉपिक है, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज द ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। तो इलेक्ट्रिक सेल है क्या? हम टॉर्च में भी यूज करते हैं, आपके जो घड़ियां उनमें भी यूज होता है, काफ़ी जगह यूज होता है सेल का। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें आपका ये जो आपका एक कंटेनर होता है उसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है। क्या होगा उसके अंदर? एक सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होंगे जो इसमें डिप होते हैं। किसमें? इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगे? डिप होते हैं आपके दो इलेक्ट्रोड, ठीक। और इसमें जो सॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट, वन इलेक्ट्रोड इज हाई पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट। आपका एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो हाई पोटेंशियल का होगा, ठीक, और दूसरा आपका होगा लो पोटेंशियल पर। तो इसको बोलते हैं एनोड। जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसे बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसे बोलेंगे कैथोड, ठीक। तो ये आपका एनोड, ये कैथोड। तो जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आप उनमें से एक इलेक्ट्रोड केमिकल जो आपका सॉल्यूशन है इसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल होगा, उसे कहेंगे एनोड, और जो लो पोटेंशियल होगा उसे कहेंगे आप कैथोड। अब देखिए, यदि हम किसी भी, जैसे आपका ये बल्ब है या कोई लोड है, यदि हम एनोड और कैथोड से वायर कनेक्ट कर दें तो जो 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 वायर हैं उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ड्यू टू दिस करंट फ्लो इन दिस वायर एंड बल्ब इज ग्लो। तो हमारे इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में आपके करंट का कंटिन्यूस फ्लो करते हैं, अर्थात द डिवाइस विच फ्लो करंट कंटिन्यूस इन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक, द डिवाइस विच करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन से यहाँ क्या बनेगी? केमिकल एनर्जी, और किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन दे इलेक्ट्रिक सेल की तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल यहीं याद हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेल। अब हम इसकी डिफाइन करते हैं कि ईएमएफ क्या होता है सेल का। देखिए बच्चों, अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल को डिफाइन किया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच फ्लो कंटिन्यूस करंट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन एक्सटर्नल सर्किट। अब आपका जो सेल है उस सेल का सिंबल होता है इस तरह से। ये आपका एक आपकी बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, इस तरह से सेल को डिनोट करते हैं। ये जो बड़ी लाइन है ये इसके एनोड को या पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है, और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। अब देखिए, ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, एक हाई वोल्टेज पे, एक लो वोल्टेज पे, तो इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा? वो सर्किट में करंट फ्लो करता है। आपके सेल के अंदर भी देखिए, जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो सेल के अंदर भी जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयन फ्लो होंगी, और आपको सेल को वर्क करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट में फ्लो करने के लिए
सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसे सेल का ईएमएफ कहते हैं। ठीक, अर्थात यूनिट चार्ज फ्लो करने के लिए कंप्लीट सर्किट में सेल के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसे सेल का क्या कहेंगे, ईएमएफ। ठीक, तो क्या है सेल, एनर्जी गिवन बाय सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। समझ में आ गया? तो एक डेफिनेशन तो ईएमएफ क्या है, एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरी डेफिनेशन की ये कह सकते हैं कि जब सेल ओपन सर्किट में हो, जब हम इस सेल से करंट नहीं ले रहे हो, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ से। तो सेल के ईएमएफ को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर एक, एनर्जी गिवन बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इसे ई से डिनोट करते हैं। और when cell is in open circuit, that is no any current flow in external circuit by the cell, then the potential difference between two terminals of cell is called EMF of cell। ठीक, अर्थात when cell is in open circuit, that is no current flow in external circuit due to electric cell, then the potential difference between the two terminal of cell is called EMF of cell। अब देखिए, EMF का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये फोर्स वर्ड इस वजह से आ गया क्योंकि चार्ज को फ्लो कर रहा है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चार्ज को फ्लो करता है। तो हम मैकेनिकल की भाषा में कहते हैं जब किसी चीज पर फोर्स लगता है तभी तो चलेगा। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक जो ब्रांच है उसमें फोर्स नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन नहीं होगी, यूनिट होगी वोल्ट। ठीक, तो ये आपकी किसकी होगी, ईएमएफ ऑफ सेल। बहुत ज्यादा यूज होगा ईएमएफ ऑफ सेल। तो क्या है, जब सेल ओपन सर्किट में हो, सेल से करंट नहीं ले रहे हो, तो उसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ईएमएफ ऑफ सेल कहेंगे। लेकिन यदि सेल क्लोज सर्किट में हो, जब सेल से करंट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल की टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। उसे कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ओपन सर्किट में हो तो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ होगा। और क्लोज सर्किट में हो, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही हो, तो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से थोड़ी कम होती है, कारण कुछ वोल्टेज सेल अपने अंदर खर्च करता है, जो आगे बताएंगे क्यों। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, व्हेन ए करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट बाय द सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ कब है, पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से करंट ले रहे हैं, और टर्मिनल वोल्टेज कब है, जब सेल से करंट नहीं ले रहे हैं। तो हमने तीन चीज डिफाइन कर दी, इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल वोल्टेज। अब पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखिए बच्चों, ये हमारे पास ये सेल है और ये इसके इलेक्ट्रोड हैं। ये इसके क्या है, दो इलेक्ट्रोड। तो आपके सेल के अंदर क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। जब आपका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और हम बाहर कोई रेजिस्टेंस सर्किट जोड़ दें तो इसमें करंट फ्लो होगी। तो जो करंट फ्लो होगी तो सर्किट पूरा तभी तो होगा जब इसमें आयन फ्लो होंगे। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में जब आयन फ्लो होते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इनके फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो ये जो रेजिस्ट हो रहा है इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल के अंदर का मामला है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट है जो करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, या करंट फ्लो में जो रुकावट डाल रहा है, कौन, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, सेल का इलेक्ट्रोलाइट करंट फ्लो में जो रेजिस्ट जनरेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं।
कैपिटल आर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल which resist the path of current is called internal resistance of cell. For an idle cell small r must be 0. यदि सेल आइडल हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। जो इमेजिन करते हैं, एक्चुअली में प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इमेजिन करें कि हमारा सेल आइडल है तो उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब चूंकि इसका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का आपके बोर्ड का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी है, उसमें वाइवा पूछ लेते कई बार कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसको याद करने का सीधा तरीका है कि प्रोपोर्शनल CID अपॉन AT। तो किस किस पे प्रोपोर्शनल है? C मीन्स कंसंट्रेशन, I मीन्स करंट, D मीन्स डिस्टेंस, A मीन्स एरिया, T मीन्स टेम्परेचर। तो इन 5 फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। C मीन्स कंसंट्रेशन, आपके इलेक्ट्रोलाइट जब ज्यादा कंसंट्रेट होगा या गाढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी तरह से यदि हम सेल से ज्यादा करंट लेंगे, व्हेन मोर करंट फ्लो ड्यू टू सेल देन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर। जब ज्यादा करंट लेंगे तो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक। A मीन्स एरिया, द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विच डिप इन इलेक्ट्रोलाइट। आपके इलेक्ट्रोड का वो एरिया जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में डिप हो रहा है, डूब रहा है, जैसे यहाँ तक का ये। तो एरिया जब ज्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शन इजी वे में होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो व्हेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड व्हिच डिप इन इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज या इंक्रीज देन इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज एंड T इज टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, करंट फ्लो थ्रू सेल, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विच डिप इन इलेक्ट्रोलाइट एंड T टेम्परेचर, इन चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इन 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हमने 3 चीज पढ़ी। व्हाट इज ये है EMF, व्हाट इज मोलर इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज V टर्मिनल वोल्टेज। तो आपका इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए बच्चों, अब थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आपका एक सेल है जिसका EMF E है, स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको आपके सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट करके शो किया जाता है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और कैपिटल R है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो बाहर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। और माना सेल से I करंट फ्लो हो रही है, तो जो आपका एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, इसके जो एंड्स है, इन पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी? ओम्स लॉ से V = IR। तो हमको जब सेल से करंट फ्लो हो रही है तो आपके सेल के बीच में हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है? V। तो V = IR = यह टर्मिनल वोल्टेज। ये तो क्या हो गया आपकी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक। लेट अस कंसीडर E is the EMF of cell, small r is the internal resistance of cell and capital R is the external resistance. If I current flow through cell in circuit, then V = I capital R, ये is the terminal voltage of cell। अब देखिए, what is E? E is the energy given by cell to flow unit charge in complete circuit। इस कंप्लीट सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो करने पर जो एनर्जी सेल द्वारा दी गई है वो E है। अब एनर्जी नॉट क्रिएट
नाइदर क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी न पैदा हो सकती न समाप्त होती। तो भाई ये एनर्जी दी है, जो सेल एनर्जी दे रहा है एक सर्किट एक राउंड लगाने में यूनिट चार्ज को, वो जा कर रही है। देखो ये एनर्जी यहाँ इतनी और यहाँ पर कितनी खर्च हो जाएगी, आई इंटू आर। ओम्स लॉ से कितनी वोल्टेज रेजिस्टेंस पाती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक, तो फ्रॉम वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन क्या जाएगी, सेल टोटल एनर्जी कितनी दे रहा है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितनी खर्च हो रही है आई स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कितनी हो रही है आई कैपिटल आर। ये आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ई क्या है, एनर्जी गिवन बाय सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट। इस सर्किट में यूनिट चार्ज को आपको राउंड लगाने के लिए जितनी एनर्जी सेल दे रहा है वो ये रही, और एनर्जी जा कर रही है, वो कुछ एनर्जी यहाँ पर खर्च हो रही है और कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस पर खर्च हो रही है। ओम्स लॉ से वो क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आई कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर और आई इनटू स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस पर। ठीक, तो इक्वेशन हो गया 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, सो ई इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल वी। ये आप V इंटू आई आर टर्मिनल वोल्टेज रख सकते हैं, और आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, और आई इज इक्वल टू, चलो हम पहले करंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। पहले किसकी, करंट की, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इसमें आई कॉमन आ गया, तो E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो हमसे किसी भी सेल से हमें जो करंट मिलती है उस करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू आपका EMF ऑफ सेल अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, सीरीज में जुड़ गए, तो टोटल वोल्टेज सेल के पास कितनी है E, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू कुल टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आपका सेल का करंट इक्वेशन कहलाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा, बार बार डायरेक्ट यूज करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। व्हाट इज ई, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल प्लस लोड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस सेल का क्या होगा, करंट इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन, ये अब देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन सॉरी अगेन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को फिर ले रहे हैं। देखिए इसको, इक्वेशन 2 को देखिए इसको, तो क्या होगा, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर की जगह भी लिख सकते हैं, देखिए, और R इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन आई। ये क्या निकाल रहे हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब सिंस आई आर इज इक्वल टू वी एंड आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आई आर की जगह क्या रखते हैं वी टर्मिनल वोल्टेज, और आई की जगह क्या रखते हैं वी अपॉन आर। तो आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, जो हमारे प्रैक्टिकल में यूज हो। मैंने अभी बताया था बोर्ड के प्रैक्टिकल में सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का प्रैक्टिकल है, उसमें इसका उपयोग करेंगे। वेयर E इज द EMF ऑफ सेल, V इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल एंड कैपिटल R इज द लोड रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया आपका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और आगे देखें, आगे इस इक्वेशन को और आगे ले, तो देखिए आई आर
प्लस वी इज इक्वल टू ई और V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यह आपके टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है। तो ये सेल का करंट इक्वेशन है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आपका सेल की टर्मिनल वोल्टेज EMF से इतनी कम होती है, क्योंकि इतनी वोल्टेज है वो सेल अपने अंदर खर्च करता है। तो बाहर कितनी मिलेगी? सपोज करो सेल आपका 10 वोल्ट का है और 1 वोल्ट सेल अपने अंदर खर्च कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस पर, तो बाहर कितनी मिलेगी? 9 वोल्ट। और बाहर जो वोल्टेज मिलती है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? सेल का EMF मतलब सेल की कुल वोल्टेज माइनस सेल के अपने अंदर खर्च वोल्टेज। भी खुद उसने अपने ऊपर खर्च कर ली तो शेष बचेगी, वही तो बाहर मिलेगी। तो सेल जितनी वोल्टेज का है उसमें से वो अपने अंदर जो खर्च कर लेता है वो घटा दो तो बाहर वो मिल जाएगी, उसे हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज कंज्यूम ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं इसमें। देखो देखिए बच्चों, हमने जो पिछली सारी बातें पढ़ी थी वो था हम सेल से करंट ले रहे हैं। अब आपके जो सेल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल वो 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। और जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनको वापस हम चार्ज कर लेते हैं। तो यदि सेल की चार्जिंग हो रही, आप देखिए सेल डिस्चार्ज है तो इसको बाहर से करंट दे रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते रहो जना। तो यदि सेल की चार्जिंग हो रही है तो जो बाहर से वोल्टेज दे रखे चार्जर है तो V वोल्टेज क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? E से। ठीक, तो इस कंडीशन में आपका V इज इक्वल टू होगा E प्लस आई आर, क्योंकि सेल को टोटल वोल्टेज कितनी दी? V। सेल का पर कितनी आ रही है? E। और इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितनी खर्च हो रही है? आई आर। तो उस कंडीशन में होगी V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। तो ये ध्यान रखना है, हालांकि इसका यूज कम होता है, हम जनरली बात करते हैं करंट लेने की। लेकिन यदि सेल चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होती है और सेल डिस्चार्ज हो रहा है करंट ले रहे हैं तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कब होगा? जब हम सेल से करंट ले रहे हैं, लेकिन सेल की हम चार्जिंग कर रहे हैं, चार्जर जोड़ रहा है तो यहाँ E प्लस आई आर आएगा। तो यदि सेल से करंट लो तो EMF ज्यादा होता है और E इज इक्वल टू V माइनस आई आर होता है। और जब सेल को चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज अधिक होगी, क्योंकि चार्जर के जो सिरों पर वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगी और V इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। नंबर सेकंड, यदि सेल का सर्किट खुल रहा है इस तरह से तो बताओ करंट क्या होगी? 0, क्योंकि सेल से तो कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि सर्किट टूट रहा है। ठीक, बोलो इन टर्मिनलों के बीच वोल्टेज कितनी होगी? VAB इज इक्वल टू सेल के आपके EMF के बराबर, क्योंकि कहीं आपकी सेल कितनी एनर्जी दे रहा है? E। कहीं खर्च हो रही है क्या? नहीं। यहाँ भी खर्च नहीं, यहाँ भी खर्च नहीं, तो VAB बराबर कितनी होगी? E। तो जो आपके टर्मिनल खुले हैं उनके सिरों पर आपके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टर्मिनल EMF के बराबर। बोलो क्या R पर कोई वोल्टेज खर्च हो रही है? नहीं, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू होता है IR के। I की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू R इज इक्वल टू 0। इसलिए VCD आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज है वो 0 होगी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ध्यान रखना है, यदि सर्किट ओपन है तो करंट क्या रहेगी? 0। आपकी जो ओपन सर्किट है उसके जो एंड्स हैं उनके बीच में वोल्टेज EMF के बराबर होगी और जो लोड रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज क्या होगी? 0। लेकिन यदि हम क्या करें, यहाँ पर लोड ही नहीं जोड़े, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, अर्थात R इक्वल टू क्या होगा? 0। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? जैसे ही हम इसको करेंगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना, तो उस कंडीशन में करंट है आपकी शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो अचानक बहुत ही आपके सेकंड के भी लाख हिस्से में तेजी से आएगी और वो होगी E अपॉन R। टोटल वोल्टेज E, टोटल रेजिस्टेंस R। ठीक, चूंकि स्मॉल r की वैल्यू बहुत कम होती है
इसलिए बहुत हाई करंट आएगी बहुत शॉर्ट टाइम में, ठीक। और आपकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, V इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, अब करंट तो है लेकिन R नहीं है, तो V इक्वल टू 0। तो आपका शॉर्ट सर्किट हो तो ये हो जाएंगे और ओपन सर्किट हो तो पिछला बताया वो होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम सेलों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू बच्चों।